हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार, स्वागत है आप सभी का मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक ज्ञान में आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन आपदा प्रबंधन में पूरे सार से लिए गए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है। और यहाँ क्वेश्चन जितने भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो आपदा प्रबंधन से हो, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, और अभी फिलहाल में जो ICAR यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन में पूरा आपका आपदा प्रबंधन कवर करने का कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। नंबर 1, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? दोस्तों जो सुनामी आती है इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों, यानी कि समुद्र में भूकंप आना। यदि समुद्र में भूकंप आता है तो उससे सुनामी आती है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि कौन सी मानव जनित आपदा नहीं होगी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। बाकी आतंकवाद, रेलवे दुर्घटना और सांप्रदायिक दंगे ये सब मानव जनित है और सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? दोस्तों प्राकृतिक आपदा आतंकवाद नहीं है, बाकी जो सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं होती है, यानी कि आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है ना? इनमें से कौन सी मानव जनित आपदा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ग्रुप, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका आंसर आएगा डी, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित है और रेलवे दुर्घटना भी मानव जनित है, यानी कि ऑप्शन डी सभी, है ना? नहीं, ये सब मानव जनित है, उसने पूछा मानव जनित नहीं है तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो कोयला बांध का निर्माण, यानी कि महाराष्ट्र में कोयला बांध है जिसके कारण भूकंप आता है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो दोस्तों हिंसा, यानी कि जो ऑप्शन बी है हिंसा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी बाढ़, भूकंप और सूखा ये सब प्राकृतिक आपदा में आती है। छठा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों सुनामी जापानी शब्द है, ये जापान से लिया गया शब्द है सुनामी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? तो बिहार में सर्वप्रथम भूकंप 1934 में आया था। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो दोस्तों भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। भूकंप जो है वो एक प्राकृतिक आपदा में आता है। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन सी है? ये जो दे रखी है, इनमें सबसे कम विनाशकारी आपदा हो तो दोस्तों भूस्खलन में बहुत कम विनाश होता है, क्योंकि सुनामी आती है तो सुनामी में बहुत ज़्यादा विनाश होता है, जान और माल की हानि होती है। उसी प्रकार बाढ़ में भी जान और माल की हानि होती है। इसी सूखा में भी माल और जान की दोनों की हानि होती है। किंतु भूस्खलन में यह बहुत कम आता है। और कम आने के बाद ये ऐसे क्षेत्रों में आता है जहाँ हिम हो, जैसे बर्फ़ हो, पहाड़ी हो, वहाँ पे व्यक्ति यानी कि हम जो जनसंख्या रहती है, मानव जनसंख्या वो कम रहती है, इसलिए सबसे कम विनाशकारी आपदा होती है भूस्खलन। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो ये होता है दोस्तों अक्टूबर नवंबर के महीनों में। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? तो ये मानव जनित आपदा है दोस्तों। जो भोपाल गैस त्रासदी वो मानव जनित आपदा है। और वहाँ पे जो गैस लीक होती है उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आप ध्यान रखना कि वहाँ पे कौन सी गैस लीक हुई थी, तो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये मानव जनित आपदा है। सुनामी क्या है? तो सुनामी विनाशकारी समुद्री लहरें होती है दोस्तों। सुनामी क्या होती है? जो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें निकलती है उसको बोलते हैं सुनामी। तो सुनामी का आंसर आएगा आपका आंसर डी, विनाशकारी समुद्री लहरें। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र भूस्खलन सबसे अधिक आते हैं? तो इसका आंसर आएगा कश्मीर और उत्तराखंड। दोस्तों भूस्खलन किसे कहते हैं? जहाँ पे भूमि खिसकती है, टूट कर यहाँ पे भूमि खिसकती है, इसे कहते हैं भूस्खलन, है ना? तो ये होता दिखता है उत्तराखंड में और कश्मीर में। आपने देखा होगा हम कहीं घूमने जाते हैं तो रोड पर किसी पहाड़ का टुकड़ा गिर के पड़ जाता है ना, तो वही होता है भूस्खलन। तो इसका आंसर का ऑप्शन है कश्मीर और उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? भारत में सबसे अधिक सूखा क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान, ये भी नहीं होता है, पूर्व मध्य प्रदेश भी नहीं है, कर्नाटक भी नहीं है, लेकिन इनमें से पूर्वी क्षेत्र दोस्तों कौन सा सूखा क्षेत्र माना है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मतलब ये जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान की हम बात करें तो जैसे ये जैसलमेर हुआ ना, तो ये हुआ पूरा मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। तो ये सभी जो क्षेत्र ये सब सूखे के अंदर आते हैं। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी क्षेत्र सूखे के अंदर आते हैं। भूकंप का मापक किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों सबको बताया सिस्मोग्राफ, ऑप्शन
भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप मापी जाती है और भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं और भूकंप नापा जाता है सिस्मोग्राफ से। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो दोस्तों मानव जनित आपदा होगी यानी कि सांप्रदायिक दंगे, ये भी है, आतंकवाद यह भी है, और महामारी जैसी कुछ बीमारी उत्पन्न हो जाती है, या फिर जैसे अभी कोविड की बात करें, हमें कोविड भी आ गया था, तो यह भी मानव जनित आपदा है दोस्तों। तो ये सभी मानव जनित आपदा यानी ऑप्शन डी आएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं और निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अधिक है ना। तो प्राकृतिक आपदा कैसे कहते हैं? तो दोस्तों जब वह आपदा जो जन और धन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली हो, यानी कि जो आपदा में जिसमें जन और धन की बहुत ज़्यादा हानि हो और आकस्मिक दुर्घटना हो, यानी कोई निश्चित नहीं होता है कि कब आ सकती है ना, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक आपदा है, जिसमें जन धन की हानि हो। तो ऑप्शन सी रहेगा। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा दोस्तों प्राकृतिक आपदा होती है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कोसी। अगला क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण जल की अधिकता, यदि नदियों में जल अधिक होगा तो बाढ़ आएगी। ठीक है, बाढ़ क्या है? अगला क्वेश्चन है आपको बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो फसलों को बिल्कुल होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों को होती है, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी को। ठीक है, तो बाढ़ से इन सभी को हानियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इसका आएगा उत्तरी बिहार। जो उत्तरी बिहार है दोस्तों वहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, क्योंकि उत्तरी बिहार से उधर हिमालय उधर लग जाता है, उत्तराखंड लग जाता है, उत्तराखंड से बहुत सारी नदियाँ आती है ना, तो इस कारण से उत्तरी बिहार में बाढ़ का खतरा अधिक रहता है। कृषि सूखा क्या होता है? यानी कृषि सूखा होता है तो जल के अभाव में, है ना, जैसे मतलब कृषि का जैसे बहुत कई सालों से बारिश ना होती हो, जिससे फसल हम उत्पन्न नहीं कर सकते, फसल पैदा नहीं कर सकते, तो उस सूखा बोलते हैं जल के अभाव कारण फसल उत्पन्न नहीं कर सकते, जिसे बोलते हैं हम कृषि सूखा। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका तो वर्षा जल संग्रहित करना, यानी कि वर्षा के जल को संग्रहण करना, ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, इनमें से कौन सी? तो बाढ़। तो दोस्तों बिहार में अधिकतर बाढ़ का खतरा बना रहता है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक, सूखा किस कारण से आता है? तो सबसे बड़े ऑप्शन है इसका वर्षा की कमी, यानी कि वर्षा नहीं होगी तो सूखा आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। कुफहा तटबंध किस नदी पर है? कुफहा तटबंध किस नदी पर है? कुछ बांध है तो तटबांध है ना, तटबंध किस नदी पर? तो इसका आंसर है कोसी नदी पर। और कोसी नदी कहाँ पर दोस्तों? बिहार में। और इस नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो यह है दोस्तों सतलज नदी पर। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? तो यह दामोदर नदी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त होता है? तो यह दोस्तों गुजरात अधिकतर सूखे से प्रभावित रहता है। बिहार के कितने जिलों में आपात कार्यवाही केंद्र स्थापित करने की योजना है? बिहार में तो कितने जिलों में दोस्तों? तो आएगा 38 जिलों में। बिहार के 38 जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका होती है? तो है ना, आशंका होती है, तो इसका क्वेश्चन रहेगा तमिलनाडु। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया गोविंद सागर। ठीक है, एक कृत्रिम जलाशय जिसे बोलते हैं हम, जलाशय मतलब एक अच्छा बड़ा क्षेत्र जिसे हम तालाब कह सकते हैं। तो किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी बनाया गया है, और जिसका नाम क्या है? गोविंद सागर। आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है, गांव मोहल्ले के लोग भी, यानी कि ऑप्शन डी ये सभी। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो ये दोस्तों सूखे की स्थिति अचानक से नहीं आती या पूर्व सूचना के अनुसार भी नहीं आती, तो सूखे की स्थिति हमेशा धीरे धीरे आती है, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा। बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? दोस्तों इसका आंसर है 4000 वर्ग फीट पर। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृषि सूखे से बचने का सर्वोत्तम उपाय, तो ये उपाय ऑप्शन बी रहेगा, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, यानी ऑप्शन बी।
आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन आएगा सी, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, जिसे बोलते हैं हम आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। ठीक है, यदि नदी के दोनों तटबंधों का निर्माण कर देंगे तो बाढ़ प्रबंधन की बाढ़ का खतरा कम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? दोस्तों इसका आंसर डी है, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावनाएं भी रहती है। ठीक है, यानी कि मतलब हम जहाँ अधिक, हमें पता है कि यदि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, वृक्ष लगाएंगे तो वहाँ पे वर्षा अधिक होती है। ठीक है, तो इसका वही कारण है कि बादल आकर्षित होते हैं और वहाँ वर्षा की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो दोस्तों होती है मोबाइल टावर तथा ट्रांसमीटर टावरों का टूटना। अधिक हमने देखा है कि जब भी कुछ आपदा आती है, फिर बाढ़ आती है, तो हमें नेटवर्क सिग्नल कम हो जाते हैं, फिर मिलना बंद हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन ए रहेगा, नहीं कि मोबाइल टावरों या ट्रांसमिशन टावरों का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुनामी किस स्थान पर आती है? तो दोस्तों सुनामी हमें पता है कि जल की बड़ी बड़ी लहरें होती है और ये कहाँ होती है? समुद्र में। ठीक है, तो सुनामी समुद्र में आती है। महासागर के तली पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों सुनामी। ठीक है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, भूकंप से पृथ्वी पर की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा पी तरंग। उसको कहते हैं हम पी तरंग। जो भूकंप की सबसे पहली तरंग आती है पृथ्वी पर, उसे कहते हैं पी तरंग। पहली पी, आपको ध्यान रखना है इसको। तो पहली तरंग, पहली का अक्षर का पी बनता है ना, पी को पहला कैपिटल, तो पी है ना तरंग और पी मतलब पहली तरंग। ठीक है, इसे हम याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? मतलब भूकंप सबसे अधिक कहाँ आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं देहरादून, यानी कि उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? दोस्तों 2004 की बात है, और 2004 बंगाल की खाड़ी में एक सुनामी आई थी जो भारत में थी, यानी जो भारत की जो अपने जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो तमिलनाडु हुआ, उस क्षेत्र को बहुत ही प्रभावित किया था। तो 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था? तो ये 1934 में आया था दोस्तों। ठीक है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों अधिकेंद्र, है ना, उसको कहते हैं अधिकेंद्र, ने ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो वो रहेगा दोस्तों भूकंप केंद्र। उसको कहते हैं भूकंप का केंद्र, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण है? तो मैंने आपको बताया कि समुद्री भूकंप कहते हैं इसको, है ना, समुद्री जल का बढ़ना, जहाज़ों का आवागमन या फिर ज्वार भाटा। तो इसका आंसर आएगा भूकंपी समुद्री भूकंप। ठीक है, सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्री भूकंप। अब समुद्र में जो भूकंप आते हैं तब जाके जल की समुद्र की जो जल होता है उसकी लहरें बढ़ती है, यानी कि उत्पन्न होती है। तो जो लहर का बढ़ना है, वो लहर का उत्पन्न होता समुद्री भूकंप के कारण होता है। सबसे खतरनाक तरंग कौन सी है? तो सबसे खतरनाक तरंग होती है दोस्तों एल टाइप की तरंगें होती है, सबसे खतरनाक होती है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, और भारत को अधिक से 2 से लेकर 5 तक के क्षेत्रों में बांटा गया दोस्तों, ना 1 से नहीं आएगी, फिर गिनती आएगी, 2 से लेकर 5 तक के क्षेत्रों में बांटा गया है। भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो इसका आंसर बी है दोस्तों कि भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, ये सही नहीं है। बाकी भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ये बिल्कुल हमें मानना चाहिए बात। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य है तो तैयार रहना, ये भी हमें मानना चाहिए। भगवान भरोसे बैठे रहना दोस्तों, ये सही नहीं है। भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसका आंसर डी रहेगा, भगवान भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बाकी भूकंप विरोधी भवनों का निर्माण करना, ये हो सकता है जैसे मालूम आप किसी क्षेत्र में भूकंप अधिक आते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे भवन का निर्माण करें जिससे हमें कम से कम क्षति हो। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा आपका डी, यानी भगवान के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हमें पूर्व तैयारी करके रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो दोस्तों हमें पता है कि जब बाढ़ आती है तो हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा इंफ्रारेड कैमरा। एक कैमरा होता है, हम पता लगा सकते हैं कि कुछ मलबे के नीचे लोग दबे हैं या नहीं, है ना। तो उसको पता लगाने के लिए हमें इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन बी। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि बस्ती में या फिर मकान में आग लग गई तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों अग्निशामक को बुलाना चाहिए, यानी कि फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे आपके 59 क्वेश्चन जो लगभग डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है सारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और यदि आप इन क्वेश्चन को पढ़ते तो आपकी कहीं ना कहीं इन पर हेल्प जरूर होनी है दोस्तों एग्जाम में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, और मैं आगे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन डालता रहूँगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ वीडियो अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।